हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित कुमार एंड आई वेलकम टू यू अध्ययन अड्डा। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पॉलिटिकल साइंस का। और यकीन मानिए इस सेशन में आपको बहुत मजा आने वाला है, इसलिए सबसे पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी सेशन का लाभ ले सके। और बहुत मजा आएगा, यकीन मानिए आपको इस सेशन में बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आप जो है इसका नोट्स भी जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ नहीं मिलता, इसका नोट्स आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। और अपने हैंडराइटिंग में बनाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। जब एग्जाम का समय नज़दीक आएगा तब आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इससे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो चुका है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर के जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हालांकि एक पीडीएफ प्ले लिस्ट बना हुआ है जिसका नाम मिल जाएगा आपको 12th पॉलिटिकल साइंस या पोल साइंस Q&A 2024 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आप उस प्लेलिस्ट में ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल हमारा जो है, हमारा शेड्यूल जो है 8 बजे डेली क्लास हो रही है और साइकोलॉजी की क्लास संडे को होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजी की क्लास हम संडे को करेंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं है, और संडे को है तो संडे को एटलीस्ट स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, फिर हम उसको भी एक तरह से शेड्यूल बना लेंगे, जैसे ज्योग्राफी पॉलिटी और हिस्ट्री की शेड्यूल बनी हुई है उसी प्रकार साइकोलॉजी का भी एक शेड्यूल बनाएंगे और साइकोलॉजी का भी क्लास करेंगे हम लोग शेड्यूल के अकॉर्डिंग। और आज जो है, आज पॉलिटी है और पॉलिटी आज फ्राइडे है, आज पॉलिटी है और पॉलिटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको बहुत मजा आने वाला है। आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद नोट्स बनाइएगा। एग्जाम में आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे देखने को मिल सकता है, और जनरली एग्जाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे नोटिफिकेशन आपको मैं दे देता हूं, साथ ही साथ पीडीएफ में दे देता हूं। या क्लास का नोटिफिकेशन हो या किसी भी प्रकार का क्लास डिले है, नहीं होगी या होगी, कौन सी क्लास होगी, ये सारी बातें मैं अध्ययन अड्डा के टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करता हूं। तो आप जा करके वह जो अध्ययन अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। या फिर अगर आप टेलीग्राम पे सिंपली सर्च करेंगे अध्ययन अड्डा तो भी आ जाएगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सेशन को लाइक कर दीजिए, सारे बच्चे सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, जितने देखते हैं उतना लाइक नहीं रहता है, तो लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। सेशन बहुत मजेदार रहने वाला है और बिल्कुल लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। साथ ही जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिल जाए, और नई नई क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली है, जैसे साइकोलॉजी अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी जो स्टार्ट होने वाली है इसके बारे में आपको पता मिल सके। और लास्ट में, फाइनली लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको कि सेशन कैसा लगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और मुझे खुद को पहले ही क्वेश्चन से हाइड करना पड़ेगा, बट कोई ना। कांग्रेस प्रणाली से आप क्या समझते हैं? 2022 की उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसा कि चैप्टर के नाम से प्रतीत होता है, कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस प्रणाली को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कांग्रेस प्रणाली फिर से कैसे स्थापित हो पाती है, इससे रिलेटेड यह पूरा चैप्टर में ये सारी बातें बताई गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, चैप्टर का जो नाम है उसी से रिलेटेड है। कांग्रेस प्रणाली से आप क्या समझते हैं? आजादी के बाद हुआ देश में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, हम सभी लोग जानते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यानी कि जो चुनाव परिणाम आया, इसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है यह सत्ता में आती है। और कोई भी राजनीतिक दल, हालांकि और भी राजनीतिक दल थे, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, या और भी राजनीतिक दल थे, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल, भारतीय जनसंघ भी था, कोई भी राजनीतिक दल कांग्रेस के आसपास भी नहीं थी। पार्टी का यह जीत का जो सिलसिला था, जो चुनाव जीतने का सिलसिला, यह लगातार तीसरे आम चुनाव तक जारी रहा, यानी कि 1962 के आम चुनाव तक जारी रहा। लेकिन 1967 का जो चौथा आम चुनाव हुआ था, इसमें पहली बार जो पार्टी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, जिस वजह से क्या हुआ, और इसके बाद बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी का सिंडिकेट के साथ मतभेद हो चला था उस समय तक। उसके बाद इंदिरा गांधी पार्टी में अकेली पड़ गई थी, और जो भी विपक्षी दल के नेता थे वो क्या सोच रहे थे कि अब इंदिरा गांधी जो पार्टी की कमजोरियों का फायदा उठा जाए, और सारी विपक्षी दल एक साथ आ गए, जिसको राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे थे उस समय। तो 1967 के आम चुनाव में पहली बार इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कई राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिससे यह लगने लगा कि कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया। परंतु इसके बावजूद भी पार्टी जो है केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रहती है, और इसी प्रकरण को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नहीं आया तो एक बार और देखिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, आपको इस तरह से शायद कहीं नहीं मिलेगा, और शायद कांग्रेस प्रणाली के बारे में आपको इस तरह का आंसर किसी नोट्स, किसी
किसी नोटबुक में, किसी क्वेश्चन पेपर, किसी गेस में ये ऐसा नहीं मिलने वाला है। और ये मैं दावे के साथ, यकीन के साथ कह सकता हूँ, दावा तो नहीं करता बट मैं यकीन के साथ जरूर कह सकता हूँ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कांग्रेस व्यवस्था की पुनः स्थापना का अर्थ बताइए। बिहार बोर्ड 2015 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन है, और 1971 में कांग्रेस की पुनर्स्थापना के कारण बताइए 2017 राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है। अब राजस्थान बोर्ड के बच्चे कहेंगे कि बिहार बोर्ड में पूछा गया, हम नहीं पढ़ेंगे, तो क्या होगा फिर 2017 में क्या होता, 2 नंबर छूट जाता ना उनका। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अगर किसी और बोर्ड में पूछा गया है, जैसे इससे पहले वाला ही क्वेश्चन उत्तराखंड के बोर्ड में पूछा गया है, फिर भी आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, इसलिए आपको पढ़ना है। कांग्रेस व्यवस्था की पुनः स्थापना के बारे में पूछ रहा है। 1952 के पहले आम चुनाव से 1967 के चौथे आम चुनाव तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहती है। हालांकि 1967 का जो चौथा आम चुनाव था, इसमें पार्टी जो है कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, खास करके उत्तर भारतीय राज्य, हरियाणा, पंजाब, उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद आप कह सकते हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और इसके पीछे कई वजह है। सिंडिकेट वाला बताया, इंदिरा गांधी की जो अकेली पड़ गई थी, वो कांग्रेस विपक्षी दल एकजुट हो रहे थे, ठीक है। इसके बाद जो लोगों के मुद्दे थे, यह कांग्रेस ठीक से संभाल नहीं पा रही थी। लोगों के जो मुद्दे थे, इसको कांग्रेस ठीक से टैकल नहीं कर पा रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था उस समय, और इस वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। परंतु फिर भी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में केंद्र में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहती है, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है, हालांकि इसी दरमियान जो है सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच जो है जो मतभेद है, यह काफी बढ़ चले थे। इंदिरा गांधी के बीच क्या था, मतभेद काफी बढ़ चले थे। मतभेद जो था यह बढ़ चुके थे, या फिर तलखियां जो थी यह बढ़ चुकी थी। और 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी टूट गई, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी टूट गई। उसके बाद 1971 का आम चुनाव होता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो नई कांग्रेस थी, जिसको जिसको कांग्रेस आर कहा गया, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, इसको विशाल बहुमत मिला, विशाल जन समर्थन मिला। और इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर थे। इंदिरा गांधी का 10 सूत्रीय कार्यक्रम, इंदिरा गांधी का एक मजबूत लीडरशिप कह सकते हैं। इसके अलावा जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, 14 बैंकों का, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। खास करके जो साम्यवादी व्यवस्था थी, इसको इंदिरा गांधी ने लागू कर दिया था। इसके बाद 1972 के विधानसभा चुनाव में भी, मतलब 1971 में आम चुनाव हुए, राज्यसभा के चुनाव हुए, और उसके बाद 1972 में विधानसभा के भी चुनाव हुए। इसमें भी कांग्रेस कई राज्यों में अपनी सरकार बनाने में सफलता हासिल करती है। इस प्रकार एक बार फिर से देश पर कांग्रेस का प्रभुत्व जो है यह स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो जो कहानी है आप सभी जानते हैं, आप सभी का पढ़ा हुआ है, बस क्या करना है, उसको रिलेट करके लिख देना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा गया है। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन अगर पूछे तो जरूर लिख दीजिएगा। ज्यादा नहीं, बस क्या है, कहानी है, और कहानी लिखना, कुछ 2-4 शब्द, 2-4 ईस्वी ये याद करने हैं, इसके बाद बात खत्म। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आंसर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दल बदल क्या है। बिहार बोर्ड के 2015 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जब भी कोई सांसद या विधायक, जो चुन करके हमारे प्रतिनिधि होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक, ये चुन करके जाते हैं किसी पार्टी से, उसके बाद क्या होता है कि वह उस पार्टी को छोड़ करके किसी अन्य राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं, ठीक है, या अपना एक अलग ही राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं। तथा उससे क्या होता है, उनके ऐसे काम से, पार्टी छोड़ने से या अपनी नई पार्टी बनाने से क्या होता है कि जो बनी हुई सरकारें होती हैं या गिर जाती हैं, या जो सरकार नहीं बनी होती है ये बन जाती है। जैसे अभी जो 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले क्या हुआ था, जब 2014 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 20-22 विधायकों के साथ क्या होता है, कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ भी दल बदल हुआ, एक प्रकार से दल बदल हुआ, हालांकि ये दल बदल लागू नहीं हुआ, ठीक है। इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। दल बदल वहां पे हो गया, यानी कि कांग्रेस पार्टी से वो सारे विधायक जीते थे और जाकर के बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी हुई थी, वह गिर गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नहीं बनी थी, वह सरकार बन गई थी, उनको जनमत नहीं मिला था।
जन समर्थन नहीं मिला था बीजेपी को, बाद में क्या हुआ, विधायकों ने आपस में क्या कर दिया, जन समर्थन दे दिया। तो या तो सरकार बनती है या बिगड़ती है, और उस घटना को राजनीतिक दल बदल कहा जाता है। सिमिलरली महाराष्ट्र के केस में हाल फिलहाल में देख लीजिए, कर्नाटक में ऐसा हुआ, उसके बाद कहाँ पे, शायद असम में भी ऐसा हुआ था, ठीक है। लेकिन ये तीन जो है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये तीनों जो है लेटेस्ट एग्जाम्पल हैं आपके। इसके अलावा यह सारा प्रायोजन जो, ये सारा कार्य जो क्यों किया जाता है, सत्ता प्राप्त करनी हेतु किया जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, जो अभी एविएशन मिनिस्टर है, ठीक है, अभी जो है एविएशन मिनिस्टर है। 1967 के चुनाव के बाद ऐसे कार्य बहुत तेजी से हुए, ठीक है। 1967 के बाद ये जो है राजनीतिक दल बदल वाला जो कार्य था, ये बहुत तेजी से हुआ। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई, बनी गई सरकार गिरा दी गई, तथा इसकी जगह गठबंधन की सरकार बनी। तो यह था राजनीतिक दल बदल। उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया। 2015 बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी लाभ ले सके। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप चाहे जिस भी एजुकेशनल ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वहां पे कह दीजिए अध्ययन अड्डा के बारे में कि यहाँ पर भी क्लास चल रही है, चाहे आप किसी और यूट्यूब चैनल को विजिट करते हैं, देखते हैं, वहां पर भी बच्चों को कह दीजिए कि अध्ययन अड्डा नाम की कोई यूट्यूब चैनल है, जहां पे क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट शुरू होगा, सबका क्वालिटी कंटेंट ही आपको देखने को मिलेगा। क्वांटिटी से मैं कंप्रोमाइज करता हूं, लेकिन मेरा क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता, तब तक आपके सामने उसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है, इतना भरोसा रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दल बदल की राजनीति का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? झारखंड बोर्ड 2019, भारतीय राजनीति पर दल बदल की भूमिका का आकलन कीजिए, सीबीएसई बोर्ड 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले क्या है कि दल बदल, राजनीतिक दल बदल से क्या समझते हैं, या दल बदल की राजनीति से आप क्या समझते हैं, ठीक है, उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दल बदल की राजनीति पर दल बदल की राजनीति का लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा, या भारतीय राजनीति पर दल बदल की भूमिका का आकलन करने के लिए कह रहा है। तो यह क्वेश्चन अलग हो गया, आपको बहुत सारे जगह इस तीनों क्वेश्चन का सेम आंसर मिलेगा, लेकिन इस तीनों क्वेश्चन का अलग अलग होगा। वहां पूछा गया दल बदल क्या है, यहाँ पूछा गया दल बदल से लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा, तो दोनों का क्वेश्चन अलग 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 हुआ ना। आंसर करेंगे, 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में चुनाव जीतने में सफल रही, परंतु कांग्रेस पार्टी के कई विधायक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले गए, ठीक है। वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले गए ताकि वो सरकार में रह सके, या फिर सरकार में किसी प्रकार का लाभ ले सके। इस कारण कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है, यह बनते बनते रह गई, या यूं कह सकते हैं नहीं बन पाई। यह क्रम जो है अगले कई वर्षों तक चलता रहा। हालांकि क्या हुआ, 1985 ईस्वी में राजीव गांधी की सरकार ने संविधान संशोधन कर दल बदल विरोधी कानून जो है यह पारित कर दिया, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में यह कानून बना था। इसके बाद जो है अपेक्षाकृत ज्यादा राजनीतिक स्थिरता देखने को मिली। इसके बाद अपेक्षाकृत देश में जो है ज्यादा राजनीतिक स्थिरता देखने को मिली, यानी कि जो दल बदल से रिलेटेड जो जो भी नेतागण थे, या कहीं ना कहीं थोड़ा स्थिर हुए कि अगर हम दल बदल करके जाते हैं तो क्या होगा, क्या हो सकता है, हमें हम पे दल बदल कानून लागू हो जाएगा। कोई भी एक विधायक, एक व्यक्ति पार्टी छोड़ देता है, या फिर वह पार्टी के गाइडलाइन से अलग जाकर के अपना वक्तव्य देता है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, अगर कोई व्यक्ति छोड़ करके जाता है, अगर 2/3 नहीं पूरा, ठीक है, अगर 2/3 नहीं पूरा, मान लीजिए 100 विधायक है, तो 67 अगर विधायक नहीं पुरते हैं, तो क्या होता है, उन पर इन सब कंडीशन में दल बदल कानून लागू हो जाता है, और उनकी जो सदस्यता है, चाहे वो विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, इनकी सदस्यता चली जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया भारतीय राजनीति पर जो दल बदल का क्या प्रभाव पड़ा है, भारतीय लोकतंत्र पर दल बदल का क्या प्रभाव पड़ा। 2 नंबर में है, बस इतना ही लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको सम्मिलित करके लिखना है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, राजनीतिक दल बदल क्या है, जो मैंने इससे पहले आपको परिभाषा दिया राजनीतिक दल बदल का, ये लिख देना है। इसके बाद क्या हुआ, इसके क्या परिणाम हुए, इसके बाद इसके क्या परिणाम हुए, तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको यह वाला पार्ट लिखना है। तो यह क्वेश्चन जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यह क्वेश्चन जो है 5 अंक का है। कितने अंक का है, 5 अंक का है, और इसलिए आपको दोनों सम्मिलित रूप से लिखने पड़ेंगे। झारखंड बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख पाएंगे, क्योंकि आपको दोनों मैंने अलग अलग करके बता ही दिया। और ये सभी अभी तक जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, अभी तक 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। एक सिर्फ यह जो क्वेश्चन है राजनीतिक दल बदल क्या है, इसके क्या परिणाम हुए, यह 5 अंक वाले क्वेश्चन है।
इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ की राजनीति की व्याख्या करें। झारखंड बोर्ड एग्जाम 2019 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कीवर्ड हमारा गरीबी हटाओ हो जाएगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी पूछा गया हो, आपको आंसर कर देना है। आंसर है हमारा गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने फरवरी 1971 के 5वें आम चुनाव में दिया था, ठीक है। कब दिया था उन्होंने? 1971 के 5वें आम चुनाव में। इस नारे की वजह से, जो गरीबी हटाओ का नारा था, इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी पुनः राजनीतिक सत्ता में अपना प्रभुत्व जो है यह कायम कर पाई थी। इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ का जो नारा था, इससे इस नारे का उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था को व्यापक स्तर पर लागू करना था, ठीक है, तथा देश के संसाधन पर राज्य का हस्तक्षेप जो है इस व्यवस्था के बाद बढ़ गया तथा निजी क्षेत्र केवल नाम मात्र का रह गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1971 से पहले ही हो गया था, लेकिन इंदिरा गांधी जो थी यह कहीं ना कहीं समाजवादी व्यवस्था को ही लागू करना चाहती थी। जो 10 सूत्री कार्यक्रम है, जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, अगर आप उठा करके देखिएगा, पढ़िएगा, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक मिलेगी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, जो निजी बैंक थे उनका, जो निजी बीमा कंपनियां थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद भूमि सुधार कार्यक्रम किए गए। तो इस तरह से बहुत ऐसे कार्य किए गए जिससे गरीब, मजदूर, आम जन है जिनको फायदा पहुंचाया जा सकता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस पार्टी किन कारणों से 1969 में टूट का शिकार हुई, या फिर 1969 में कांग्रेस पार्टी की को विभाजन की ओर ले जाने वाली किन्हीं 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण दीजिए। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया। यहाँ पर 3 है, हम लोग 3 या 4 की बात करने वाले हैं, ठीक है। 1969 में कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में बट गई। इसके पीछे कई वजह थी। पहला क्या वजह था? सिंडिकेट की बातों को नजरअंदाज करना। सिंडिकेट आप सभी को पता है, कांग्रेस के जो बुजुर्ग नेता थे, जो कह सकते हैं जो बड़े नेता थे, वह दिग्गज नेता थे, वह और प्रभावशाली नेताओं का समूह था जिसको सिंडिकेट कहा जाता था, जिसमें एस निजलेगप्पा, के कामराज, नीलम संजीव रेड्डी, अतुल्य घोष इत्यादि जो नेता थे उनका नाम आता है। सिंडिकेट ने क्या किया था कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंडिकेट का ऐसा मानना था कि इंदिरा गांधी उनकी बातों को मानेगी, लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई तो वो सिंडिकेट की बातों को नहीं मान रही थी, और इस वजह से क्या हुआ कि दोनों के बीच में क्या हुआ, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में मतभेद देखने को मिले थे। तो पहला, सिंडिकेट की बातों को नजरअंदाज करना, इस कारण से भी टूटी। दूसरा, 1967 में क्या हुआ, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है, ठीक है। 1967 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है। 1967 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें इंदिरा गांधी ने 10 सूत्री कार्यक्रम को सबके सामने रखा था, ठीक है। 10 सूत्री कार्यक्रम, इसी में था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार इत्यादि, जो बहुत सारे कार्य थे इसी में करने थे। क्या हुआ, सिंडिकेट को यह मंजूर नहीं था कि इंदिरा गांधी ने जो 10 सूत्री कार्यक्रम रखा है उसको अप्रूव करे। लेकिन हुआ क्या कि इंदिरा गांधी की हट की वजह से, इंदिरा गांधी की जिद की वजह से सिंडिकेट ने बेमन से इंदिरा गांधी के 10 सूत्री कार्यक्रम को मंजूरी दे दी। तो दूसरा ये कारण था। तीसरा है 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। उस समय क्या हुआ, 1969 में तीसरे और तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे जाकिर हुसैन, इनकी मृत्यु हो चुकी थी और राष्ट्रपति का चुनाव, जो राष्ट्रपति का पोस्ट खाली हो गया, इस वजह से राष्ट्रपति का चुनाव होना तय हुआ, ठीक है। 1969 में इंदिरा गांधी ने नीलम संजीव रेड्डी के नाम पर अपनी असहमति जता चुकी थी कि नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नहीं होंगे। क्योंकि कांग्रेस, इंदिरा गांधी और सिंडिकेट में जो मतभेद है यह काफी ज्यादा बढ़ चले थे, इस वजह से सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी की बातों को नजरअंदाज किया और नीलम संजीव रेड्डी को क्या कर दिया, कांग्रेस के राष्ट्रपति पद का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति पद का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके विपरीत इंदिरा गांधी ने उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने को कहा था, ठीक है। और जब चुनाव परिणाम आते हैं तो वीवी गिरी भी जीत जाते। तो तीसरा ये प्रॉब्लम था। चौथा क्या था, इंदिरा गांधी का निष्कासन, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार जो थे नीलम संजीव रेड्डी, यह राष्ट्रपति का चुनाव हार जाते हैं, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति का चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष एस निजलेगप्पा जो थे, इन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में क्या होता है, विभाजन हो जाता है और
दो कांग्रेस पार्टी बनती है, एक बनती है कांग्रेस ओ जिसका नेतृत्व सिंडिकेट कर रहा होता है, और दूसरा जो कांग्रेस आर बनती है जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही होती है। तो ये सब कारण रहे थे जिस वजह से 1969 में कांग्रेस पार्टी टूट का शिकार बनी। अब आपको पूछ कर रहा है कि तीन महत्वपूर्ण घटनाओं, ठीक है, पहला तो सिंडिकेट की बातों का नजरअंदाज करना, अगर सिर्फ तीन पूछेगा तो दूसरा पॉइंट मत लिखिएगा, अगर सिर्फ तीन पूछेगा तो दूसरा पॉइंट मत लिखिएगा, पहला लिख दीजिएगा सिंडिकेट की बातों को नजरअंदाज करना, दूसरा पॉइंट आपको लिख देना है 1969 का राष्ट्रपति चुनाव, और तीसरा पॉइंट लिख देना है इंदिरा गांधी का निष्कासन। अगर तीन पूछेगा तो, अगर नहीं पूछ रहा है 5 नंबर में, चार पूछेगा 5 नंबर में डायरेक्टली पूछेगा तो आप चारों लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार जो है किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते जा रहे होंगे। सीबीएसई 2012 और उत्तराखंड के बोर्ड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार के लोकप्रिय होने के कई कारण थे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, और इससे पहले वाला जो था 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। इससे पहले वाला की मैं बात करूं तो ये 5 अंक का क्वेश्चन है। कितने अंक का है? ये 5 अंक का क्वेश्चन है। इससे पहले वाला यह 2 अंक का है। जहां 5 अंक का होगा मैं लिख दूंगा। कई कारण थे इंदिरा गांधी सरकार के लोकप्रिय होने के। अगर पॉइंट वाइज लिखिएगा तो मैं बार बार कहता हूं, अगर आप पॉइंट में लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छा खासा मिलता है। पहला है, जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी ने खुद को पार्टी में करिश्माई नेता के रूप में क्या कर दिया? स्थापित किया था। किस नेता के रूप में? करिश्माई नेता के रूप में इंदिरा गांधी ने खुद को स्थापित किया। इसके अलावा गरीबी हटाओ के नारे से उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर, भूमिहीनों को क्या कर किया? लामबंद किया, यानी कि एकजुट किया जो उनके फेवर में हो सके। तीसरा, महिला प्रधानमंत्री होने की वजह से वह महिला मतदाताओं के बीच अधिक लोकप्रिय हुई। चौथा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स की समाप्ति और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध में जीत इत्यादि ऐसे कुछ कार्य थे जिससे उन्हें लोकप्रिय बनाया, यानी कि जिस कार्य की वजह से वो लोकप्रिय बनी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा, ऐसा मैं बार बार कहता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के पतन के मुख्य कारणों की व्याख्या कीजिए। 5 नंबर, 5 अंक का क्वेश्चन। कितने अंक का है? 5 अंक का क्वेश्चन है, ठीक है। 5 अंक का क्वेश्चन है कि भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के पतन के मुख्य कारकों या कारणों का परीक्षण करिए। तो भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के पतन के जो मुख्य कारण है, यह अग्रलिखित है या निम्नलिखित है। पहला क्या कारण है? कांग्रेस के पुराने छवि का अंत। कांग्रेस में जो पुराना छवि था इसका अंत हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पार्टी जो काफी ज्यादा सक्रिय रही थी, हम आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। अभी हिस्ट्री पढ़िएगा, जो मॉडर्न हिस्ट्री आपको उसमें बताया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय आंदोलन में काफी ज्यादा सक्रिय रही थी, और वहां से लोगों के बीच उसने अपनी एक अलग छवि बनाई। सॉरी, जनसाधारण को ऐसा लगता था कि आम जन को ऐसा लगता था कि ये जो कांग्रेस पार्टी है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पार्टी है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी नहीं थी, उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि आजादी के बाद उन्होंने ऐसा कहा कि कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा था। बाद में पार्टी का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आता है, और जवाहरलाल नेहरू जो है करिश्माई नेता के रूप में उभर करके सामने आते हैं। उनके समय में ऐसा कहा जाता था कि अगर किसी भी व्यक्ति को टिकट दे दिया जाए, जैसे 2014-2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की जब सरकार थी, मतलब जो बीजेपी की सरकार बनी है, उस समय ऐसा कहा जाता था कि अगर किसी को भी टिकट दे दिया जाए तो वो जीत जाएगा। लेकिन अभी के समय में ऐसा कहना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। तो उस समय जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई भी व्यक्ति को टिकट दे दिया जाएगा तो वो जीत जाएगा। लेकिन क्या हुआ, परंतु अब वो छवि कांग्रेस की नहीं रह गई थी। तो पहला, कांग्रेस के पुरानी छवि का अंत हो गया। दूसरा, सक्षम व प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव। नेहरू की जब मृत्यु हुई थी मई 1964 में, इसके बाद कांग्रेस पार्टी में कोई भी करिश्माई नेता नहीं था। हालांकि बहुत ही दिग्गज नेता थे, जैसे के कामराज, एस निजलिंगप्पा, नीलम संजीव रेड्डी, अतुल्य घोष, ये सब कई दिग्गज नेता थे, परंतु उनकी छवि जो है नेहरू जैसी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बाद जब नेहरू जी का देहांत होता है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी क्या होती हैं? भारत की प्रधानमंत्री बनती है क्रमशः, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री 1964 में और इंदिरा गांधी 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनती है। परंतु क्या होता है कि किसी के भी पास नेहरू जैसा चमत्कारी व्यक्तित्व तो नहीं था। जिस प्रकार से नेहरू जी
देश के पटल पर या देश के लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ गए थे, उस प्रकार से ना ही लाल बहादुर शास्त्री की छवि थी और ना ही इंदिरा गांधी की छवि थी। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री की छवि हो सकती थी अगर वो जिंदा रहते तो। ठीक है। तीसरा है क्षत्रिय दलों का उदय। कांग्रेस का प्रभुत्व पूरे देश में था, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर भी कई राजनीतिक दलों का जो है यह उभार हो रहा था। ये दल अपने कार्यक्रम से, अपने राजनीतिक कार्यक्रम से लोगों को क्या कर रहे थे, लामबंद कर रहे थे या प्रभावित कर रहे थे। जैसे पंजाब में अकाली दल, मद्रास में डीएमके तथा उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रांति दल जैसी पार्टियां जो थी, यह अपनी सत्ता इन्होंने स्थापित की थी। तो कुल 3 रीजन थे जिस वजह से क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का पतन हुआ था। ठीक है, कुल 3 वजह लिख देना, 5 नंबर में इतना सफिशियंट है, इससे ज्यादा मत लिखिएगा। और अगर आप पॉइंट में लिखते हैं तो मैं बार बार कहता हूं आपके पूरे नंबर मिलने के पूरे पूरे चांस है। अगर 1.5 नंबर भी देगा तो 4.5 नंबर आपके पास हुई 5 नंबर में, कुछ कम थोड़ी है। 95% होता है, बहुत होता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस दल के प्रभुत्व के कोई 4 कारण बताइए। सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा गया है। हालांकि किसी स्टेट बोर्ड में नहीं पूछा गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस में कांग्रेस दल के प्रभुत्व के कोई 4 कारण जो है निम्नलिखित है। 2 नंबर का क्वेश्चन है और सिर्फ पॉइंट लिख देना है। राष्ट्रीय आंदोलन की महान विरासत का प्राप्त होना। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के रूप में समझा जाता था। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिस वजह से लोगों के बीच कांग्रेस की अच्छी छवि बनी थी। उसके बाद नेहरू की नेतृत्व की ख्याति। नेहरू ने अपने नेतृत्व से, अपने राजनीतिक कौशल से लोगों को प्रभावित किया, देश को प्रभावित किया था और देश के लोगों के बीच में अपनी एक अलग जगह बनाई थी। विपक्षी दलों की कमजोर स्थिति। उस समय, जिस समय नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत जिस समय आजाद हुआ था नया नया, या प्रथम आम चुनाव से लेकर तीसरे आम चुनाव की बात करें, तो विपक्षी दल जो है काफी कमजोर स्थिति में थे। विपक्षी दल थे लेकिन काफी कमजोर स्थिति में थे, वह कांग्रेस पार्टी की बराबरी नहीं कर सकते थे। और चौथा है, कांग्रेस का राष्ट्रवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक चरित्र। कांग्रेस जो चरित्र था, जो नेचर था, यह राष्ट्रवादी था। सभी राष्ट्र के लोगों को, सभी वैचारिक लोगों को एक साथ लेकर चलती थी। धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी, सभी धर्म के लोगों के लिए इसमें समान महत्व था। और एक लोकतांत्रिक पार्टी थी, सब कुछ एकदम क्या था, स्पष्ट था, खुला खुला था। कोई भी पार्टी की जो विचारधारा है इसको समझ सकता था और इससे सहमत हो सकता था। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। बिहार बोर्ड के 2015, 17 और 19 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। शायद बिहार बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, आंसर करेंगे हम लोग। 1967 के आम चुनाव तक देश की आर्थिक स्थिति जो है काफी चरमरा चुकी थी। ठीक है, काफी अच्छी नहीं थी। पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश था, यानी कि लोगों में गुस्सा था। और इसकी अगुवाई कांग्रेस के अलावा जो विपक्षी दल थे यह कर रहे थे। और इस जन आक्रोश की अगुवाई अगुवाई कर मतलब अगुवाई कर, उनका नेतृत्व कर, ये विपक्षी दल कांग्रेस पर दबाव डाल रहे थे। ठीक है, क्यों दबाव डाल रहे थे? आप जो विपक्षी दल है ये सरकार पे दबाव डालते ही अच्छे काम करने के लिए। विपक्षी पार्टियों को ऐसा महसूस हुआ कि उनके जो वोट है यह बट जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है, यानी कि कांग्रेस सत्ता में है। अतः जो भी दल अपने विचारधारा या कार्यक्रम में एक दूसरे से अलग थे या एक दूसरे के विपरीत भी थे, वह सब एक साथ आ गए। और क्या हुआ, कुछ राज्यों में उन्होंने कांग्रेस के विरोध जो है, कांग्रेस के विरोध में एक मोर्चा बनाया। ठीक है, और इसी मोर्चे को समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा, राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया, या ना इसी को गैर कांग्रेसवाद राम मनोहर लोहिया ने कहा था। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आपका कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किन्होंने दिया था, तो राम मनोहर लोहिया ने। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंडिकेट का क्या अर्थ है, लिखिए। एमपी बोर्ड 2022, आप तो मध्य प्रदेश वाले भी बच्चे समझ जाएंगे कि मध्य प्रदेश का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन इसी में, 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट की भूमिका का वर्णन कीजिए। राजस्थान बोर्ड 2015 और उत्तराखंड बोर्ड 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान बोर्ड और उत्तराखंड में पूछा गया है। मध्य प्रदेश वाले बच्चे नहीं पढ़ते तो 2022 में क्या होता, पिछले साल उनका गड़बड़ हो जाता ना। इसलिए आपको क्वेश्चन आंसर करने ही करने हैं। ठीक है, और यह भी 5 नंबर का, कितने नंबर का है, 5 अंक का है।
5 अंक का यह क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट की भूमिका। पहला क्या था, सिंडिकेट का नेतृत्व जो है यह कौन कर रहे थे, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज कर रहे थे, जो पार्टी के अध्यक्ष भी थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। इसमें कुछ अन्य नेता भी थे, जैसे एस निजलिंगप्पा, नीलम संजीव रेड्डी, अतुल्य घोष इत्यादि कुछ दिग्गज और प्रभावशाली नेता भी थे सिंडिकेट में। पहला। दूसरा हो जाएगा 1960 के दशक में लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने थे 1964 में, और इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में, इनको प्रधानमंत्री बनने में सिंडिकेट ने काफी निर्णायक भूमिका निभाई थी। ठीक है। तीसरा, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच जो है मतभेद काफी बढ़ गए थे, तथा उस वक्त तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने क्या किया, इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में टूट गई या कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। चौथा पॉइंट, कांग्रेस ओ जिसका नेतृत्व यानी कि विभाजन के बाद कांग्रेस ओ जिसका नेतृत्व सिंडिकेट ने किया और कांग्रेस आर जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया। हालांकि क्या हुआ, 1971 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और बढ़ गई, और इसके बाद क्या हुआ, सिंडिकेट जो है यह हाशिए पे चले गए, यानी लगभग लगभग सिंडिकेट के नेता ऑलमोस्ट खत्म हो गए। खत्म क्या हो गए इन द सेंस, राजनीतिक उनकी जो राजनीतिक पकड़ थी यह कहीं ना कहीं कमजोर हो चली थी। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको यहाँ पे एक जो लाइन लिखा हुआ मिल रहा होगा, कांग्रेस को जिसका नेतृत्व सिंडिकेट ने किया। सिंडिकेट इन द सेंस सिंडिकेट के जो नेता थे के कामराज, कांग्रेस पार्टी टूटने के बाद कांग्रेस ओ का नेतृत्व के कामराज ने किया जो सिंडिकेट के नेता थे, और कांग्रेस आर का नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया था। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीमारू राज्य का क्या अर्थ है। बिहार बोर्ड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछ रहा है, बीमारू राज्य का क्या अर्थ है। जो बीमारू जो शब्द है, ध्यान रखिएगा, यह 4 राज्यों को बेसिकली डिफाइन करने के लिए किया जाता है। बी आई से बिहार, ठीक है, बी आई से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, एम ए से मध्य प्रदेश, ठीक है, आर से राजस्थान और यू से उत्तर प्रदेश। बीमारू शब्द मूलतः भारत के 4 राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से गढ़ा गया जो है एक शब्द है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग आशीष बोस ने 1980 के दशक के मध्य में किया था। बीमारू शब्द वस्तुतः हिंदी शब्द बीमार से संबंधित है। आप बीमार के बारे में, बीमारू के बारे में इतना लिखिएगा। उसके बाद बीमारू राज्य के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं ये आपको लिख देना है। ठीक है। ऐसे राज्य जहां की जनसंख्या ज्यादा हो, इन सब में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में इनकी जनसंख्या काफी ज्यादा है, कंपैरिजन करें वहां पे उपलब्ध संसाधनों की तो। जहां लोगों के जीवन यापन करने हेतु न्यूनतम भोजन, वस्त्र, आवास उपलब्ध नहीं हो, लोगों को 2 वक्त का खाना भी ठीक ढंग से नहीं मिले, उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं तथा अच्छी शिक्षा उपलब्ध ना हो, ऐसे राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता है। और बेसिकली 4 राज्य आएंगे। बीमारू का अर्थ मैंने आपको बता दिया, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश बेसिकली आते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, आशीष बोस ने किया था। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने तो आई होप आपको आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हैं, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए सेशन को, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ अब लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। लाइव सेक्शन में कमेंट नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।